Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. जय हिंद। आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश के टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे अपने पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख के एक ऐसे बयान को लेकर के जो कि उन्होंने इंडियन आर्मी के यूज़र ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के दिया है। दरअसल बात चल रही थी कि आखिरकार इंडियन आर्मी में किसी भी इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने से पहले इतनी ज़्यादा जो ट्रायल्स की जटिल प्रक्रिया है वो क्यों होती है, जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट काफ़ी धीमा हो जाता है। इस पर जवाब देते हुए इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ जनरल दीपक कपूर सर ने कहा कि दरअसल इंडियन आर्मी की जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके इंडियन आर्मी को इस प्रकार के जो ट्रायल्स हैं वो करने पड़ते हैं, और यही कारण है कि इंडियन आर्मी इससे पहले कि किसी भी सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दे वो पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहती है कि क्या वाकई वो सिस्टम इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते भी हैं या नहीं। हालांकि उनके इस बयान से बहुत सारे सेना के पूर्व अधिकारी और कई डिफेंस एक्सपर्ट उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखे हैं। और बात करें इस डिस्कशन की तो ये इंडिया टीवी के साथ हुआ था, जहां पर उनसे इसी बारे में बात किया गया था कि आखिरकार भारत में किसी भी सिस्टम को इंडक्ट करने में इतनी देर क्यों कर दी जाती है, जबकि दूसरे देश अपने सिस्टम्स को कुछ ही ट्रायल्स के बाद इंडक्ट कर लेते हैं, फिर सुधार की प्रक्रिया उनमें होती रहती है। और ये क्वेश्चन उठा ही तब था जब हाल ही में अर्मेनिया ने भारत से 155 mm और 49 कैलिबर की जो माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसको खरीदा था। उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हुए थे कि भारत में अभी तक ATAGS को शामिल क्यों नहीं किया गया है। खैर, करंट स्टेटस की बात करें तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कभी भी ATAGS के ऑर्डर को लेकर के क्लियरेंस दे सकता है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में। हमने कल जाना कि कैसे तुर्की का जो 5th जेन फाइटर था वो हाल ही में पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्जीबिशन था उसमें एक आकर्षण का केंद्र बना था, लेकिन आज इसको लेकर के एक नई अपडेट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि तुर्की का TFX प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और रही बात अभी TFX के जो प्रोटोटाइप की है तो फाइनल असेंबली लाइन में वो पहुँच चुका है और माना जा रहा है कि अगले वर्ष मार्च तक वो असेंबली लाइन से बाहर हो जाएगा, यानी उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं तुर्की के इस पहले 5th जेन फाइटर की पहली उड़ान जो है ये 2025 के बाद आयोजित की जाएगी। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तुर्की हालांकि अभी भी एक अच्छे इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहा है और इसके लिए तुर्की का हाथ थामा है फिलहाल रॉल्स रॉयस ने, लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट है वो भी अभी तक साइन नहीं हो सका है, इसलिए कंफर्म तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि तुर्की किसके साथ मिलकर के जो इंजन है वो बनाएगा। खैर, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट आगे निकल के आता है, लेकिन टाइमलाइन काफ़ी इंप्रेसिव है। और अभी कल ही तुर्की ने अपना पहला जो अनमैन फाइटर जेट था उसको भी टेस्ट किया था। हमारे के लिए बड़ी अपडेट US इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी को लेकर के आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक के बाद प्रैट एंड विटनी भी अब इंडियन मिलिट्री सेक्टर का रुख कर रही है और प्रैट एंड विटनी ये चाहती है कि भारत के जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको ज्वाइन करे। हालांकि अभी आपको बताना चाहेंगे कि प्रैट एंड विटनी के कई इंजन्स हैं जो कि भारत के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं या भारत के प्लेन्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि भारत ने C295 एयरक्राफ्ट को लेकर के जो डील है वो साइन करी है, जिनका निर्माण भारत में किया जाना है और उसमें प्रैट एंड विटनी का PW100 इंजन इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा भारत में C-17 ग्लोब मास्टर की जो फ्लीट है उसमें भी प्रैट एंड विटनी के ही F117 PW100 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए वो सब स्पेयर्स को भी सप्लाई करती आ रही है। और अब प्रैट एंड विटनी ये चाहती है कि वो भारत में जो जेट इंजन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करे ताकि वो इस क्षेत्र में भारत की सहायता कर सके। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रिक पहले से ही इस प्रयास में है कि वो भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को ज्वाइन करे और स्वदेशी तौर पर भारत का जो इंजन विकसित किया जाना है उस पर भारत का सहयोग करे। और जनरल इलेक्ट्रिक ने खुद का भी F414 इंजन ऑफर किया है। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये कह नहीं सकते कि भारत का क्या डिसीजन होगा, लेकिन अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो पहले से कुछ प्रबल दावेदार बैठे हैं, जिनमें सैफरान, रॉल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और अब जो प्रैट एंड विटनी है उसका नाम सामने आ चुका है। तो देखते हैं भारत का क्या निर्णय होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय इंडिया के नज़दीक जो अपने फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं उनको मजबूत कर रहा है और इसी बीच पाकिस्तान एयरफोर्स एक मुरीद के नाम की जगह है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जम्मू से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ पर एक नए एयरफील्ड का निर्माण कर रही है जहाँ से वो अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करेगी। जो जगह बताई जा रही है मुरीद के, वहाँ से जो नई एयरफील्ड है वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है
और ये लाहौर के भी काफ़ी नज़दीक बताई जा रही है। और एक बार जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो न सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाएगा, बल्कि पाकिस्तान का प्लान ये भी है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी वीकर साइड में है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय वायुसेना के जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं उनसे भी ये काफ़ी नज़दीक होने वाला है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तान बहुत जल्द इसका डेवलपमेंट पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी कमियों के बारे में पता है और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़दीक है वो भारत के आना चाहता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान जितना नज़दीक आएगा उससे भारत को खतरा कम और भारत को फ़ायदा ज़्यादा होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि पाकिस्तान के अब ये जो एयर बेसेस हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी रेंज में आ जाएंगे और ये भी कहा जाता है कि भारत को बिना फाइटर जेट उड़ाए भी इनको टैकल करने की जो कैपेबिलिटी है अब प्राप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। डीआरडीओ ने यह कंफर्म किया है कि उनका जो फोटोनिक रेडार है उसका डेवलपमेंट अब काफ़ी फास्ट है और उसमें जो प्रगति है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत जल्दी इसको वास्तविकता का रूप दिया जाएगा, जहां पर ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स को फोटोनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये रेडार इतना खास है कि इसकी नज़रों से ना तो कोई स्टेल्थ टारगेट बच सकता है और ना ही किसी प्रकार के और भी दूसरे टारगेट है वो इसकी नज़रों से बच पाएंगे। अब अगर हम फोटोनिक रेडार की बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक फोटोनिक सिस्टम का इस्तेमाल करता है हाई बैंडविड्थ सिग्नल को जनरेट करने के लिए, और ये इस चीज़ को एनेबल करता है कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके काफ़ी प्रिसाइजली, और इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में भी किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ये जो रेडार है ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको बीमिंग के माध्यम से एक काम करता है और एनालाइज करता है कि सिग्नल कहाँ से बाउंस बैक हो रहे हैं, कैसे बाउंस बैक हो रहे हैं, और उसी आधार पर ये लोकेशन को रिवील करता है। तो डीआरडीओ ने इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर ली है और बहुत जल्दी इसको लेकर के एक अच्छी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी को लेकर के आ रही है। इंडियन आर्मी इस समय लद्दाख सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हेंस कर रही है और मीडिया अपडेट्स में ये बताया जा रहा है कि इस समय इंडियन आर्मी बड़ी संख्या में अपनी जो आर्टिलरीज हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर रही हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले भी कहा है कि चाइना की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है और हम ये चीज़ हमेशा से देखते आए हैं। इसलिए इंडियन आर्मी किसी प्रकार का कोई भी जो रिस्क है वो नहीं ले सकती। इंडियन आर्मी ने यह भी कहा कि हमें इस समय जो मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स हैं इनको भी प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। इसके लिए बाकायदा आज लोटरिंग म्यूनिशन के लिए जो एक RFI है वो इशू कर दी गई है, जिसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। दरअसल एक नहीं बल्कि दो अलग अलग प्रकार के लोटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन को लेकर के इंडियन आर्मी ने निर्णय लिया है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको मोटे तौर पर बता दें कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ स्वार्म ड्रोन्स और लोटरिंग म्यूनिशन को प्रोक्योर कर रही है, बल्कि ये भी माना जा रहा है इंडियन आर्मी के सोर्सेज के द्वारा कि जो हमारे हेलीकॉप्टर से खासकर अटैक हेलीकॉप्टर, इनका भी एक अहम योगदान होने वाला है आने वाले समय में। और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी जो एक पूरा एस्टीमेट है अपने रिक्वायरमेंट का वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रख सकती है। और हमने आपको पहले भी कहा है कि जो LCH के ऑर्डर हैं वो आने वाले हैं, तो जी हाँ ये वाकई आने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल काफ़ी सीरियस है इसको लेकर के। और जहाँ तक हमने बात करी है ये चीज़ें लगभग कंफर्म है कि 160 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर आने ही आने हैं, इसमें अब कोई कटौती नहीं हो सकती है और ये ऑर्डर LCH के होंगे। लेकिन ये कब आएंगे इसके बारे में अभी हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले वर्ष की शुरुआत या मध्य तक ये ऑर्डर आ सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।